प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। 6 बज गई थी। ममता की आंख तब खुली जब उसे किचन से कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। ममता बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही थी तो विवेक ने कहा कि चुपचाप सो जाओ, तुम्हें अभी भी तेज बुखार है। ममता ने कहा, माँ जी को अकेले काम करना पड़ रहा है और मैं यहाँ सोती रहूं। अरे ममता, तुम कैसी बात कर रही हो? 3 दिन से तुम्हें पतली दस्तें लग रही हैं, तुम्हारी हालत खराब है, इतनी ज्यादा वीकनेस आ चुकी है और तुमको है कि बस किचन में लगी रहूं। कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा एक दिन मम्मी काम कर लेगी तो। क्योंकि 8 साल हो गए थे ममता की शादी हुए और तब से उसने किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी। अपनी ननंद और भौजाइयों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, एक तरह से उसने अपना कर्तव्य इस घर में आने के बाद में अच्छी तरह से निभाना शुरू कर दिया था। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि ममता घर के प्रत्येक सदस्य का उसकी इच्छा के अनुसार उसके नाश्ते पानी और खाने का प्रबंध नहीं करती थी। और ये भी हंसते हंसते, क्योंकि उसको बचपन से ही ये संस्कार थे कि तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल ही है। जब तक शादी नहीं होती, जब तक विवाह नहीं होता है, बेटी अपने पीहर में रहती है, अपने माँ बाप की लाडली रहती है, पर बेटी पराया धन होती है। यह आज तक हमने सुना है, पर आज सचमुच में देखा जाए तो बेटी का घर कौन सा है? यदि ऐसा घर यदि बेटी को मिल गया तो फिर ससुराल का घर भी उसका कहां रहा? कहानी के अंदर ज्यादा उलझाता नहीं हूं आपको। विवेक ने मना कर दिया कि ममता, आज तुम आराम करो, मैं तुम्हें सख्त हिदायत देता हूं, जब आराम नहीं करोगी तो तुम और ज्यादा बीमार हो जाओगी। और इधर विवेक की मां ने अपने लिए नाश्ता, अपने पति के लिए नाश्ता बना लिया और किसी का ध्यान नहीं दिया। जो आया उन्होंने अपने लिए देख लिया, अपने लिए बना लिया, अपने बच्चों के लिए बना लिया। भाभीियों ने भी ममता की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ममता सोचने लगी, मैं इस घर की कहीं नौकरानी तो नहीं हूं, मैंने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाया है, पर आज मैं बीमार हो गई तो मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ऑफिस में जाते जाते विवेक ने कहा कि मां, ममता बहुत ज्यादा बीमार है, उसे समय पर दवाई दे देना और उसके लिए भी नाश्ते में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का गरम बनाकर खिला देना। बहुत ज्यादा वीकनेस आ चुकी है, मुझे ऑफिस में जाने में देरी हो रही है। विवेक की बात सुनकर विवेक की मां अर्थात ममता की सास तुनक कर बोली कि तुझे अपनी बहू की इतनी चिंता है, अपनी बीवी की इतनी चिंता है, तो जाकर अपने ससुराल में छोड़कर आ जा। ममता भी ये सब कुछ सुन रही थी। 8 साल हो गए मेरे विवाह को और 8 साल में जैसे ही मैं इस घर में आई, इस घर को अपना घर समझकर सारा दिन मैं हाउस वाइफ होने के कारण से लगी रहती हूं। माता जी को मैंने कोई काम नहीं करने दिया, बस ज्यादा से ज्यादा आप भजन करो, स्मरण करो, पूजन करो, भगवत भक्ति के अंदर अपना समय लगाओ, यही मैं कहती रही। और आपका जीवन अब ससुर जी के साथ ज्यादा से ज्यादा उन्हें समय दो, क्योंकि आपने हमारे जीवन को बनाने के लिए, अपने बच्चों के जीवन बनाने के लिए आपने बहुत कुछ कष्ट सहन किए, एक दूसरे को शायद समय भी नहीं दे पाए। क्योंकि इसने, ममता ने अपने घर में सब कुछ देखा था, वही सब कुछ इस परिवार में देखकर उसकी ये सोच थी, पर यहां तो बिल्कुल अलग बात हो गई। हर रोज ऐसा होता था, पर ममता इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी।
बस उसने तो अपने संस्कारों के कारण से यही सोच रखा है कि मुझे इनकी सेवा करनी है, अब यही मेरा परिवार है। पर यहां पर परिवार के सदस्य एक दिन उसे बुखार आ गया तो उसे बोझ समझने लगे। उसके लिए कोई करने के लिए तत्पर नहीं था, तैयार नहीं था। पर विवेक जानता था, विवेक सचमुच में विवेकी था, विवेक से सोचता था। उसने जब ये सब कुछ देखा तो सोचने लगा कि मां, तुम कैसी मां हो? अरे वो बीमार पड़ी तो मैं उसके घर पे छोड़ के आ जाऊं, घर वाले क्या सोचेंगे कि यही संस्कार तुमने मुझे दिए हैं। पर विवेक मौन रहा, उसने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं कहा। तो विवेक की मां अपने पति को अर्थात विवेक के पापा को कहने लगी, अजी हमारे यहां पर बहू की सेवा करने का रिवाज नहीं है। मैं वो सास नहीं हूं जो अपने बहू के पैरों में गिरकर उसके पैर दबाऊंगी। मेरा अपना रुतबा है, बीमार हुई है ठीक भी हो जाएगी, मैं इसका कुछ करने वाली नहीं हूं। ममता ये सब कुछ सुन रही थी। ममता के आंखों से आंसू निकल पड़े। सोचने लगी, मैं इस परिवार के ऊपर बोझ बन गई हूं, सिर्फ 3 दिन बीमार क्या पड़ी। अश्रुधारा बह रही थी। इधर विवेक ने सोचा कि मम्मी पापा को मैं कैसे समझाऊं। पापा तो समझदार थे पर वे अपनी बीवी के सामने भी कुछ बोल नहीं पाते थे। मौन रहने में ही उन्होंने अपना फायदा समझ लिया। विवेक ने ऑफिस से आने के बाद में अपनी पत्नी ममता के लिए कुछ बनाया और ममता की देखभाल करना शुरू कर दिया। उसे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन और इसे दवाइयां दो, ठीक हो जाएगी। विवेक ने अपनी पत्नी ममता से कहा, तुम्हें कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूं, तुम्हारी राय लेना चाहता हूं। मन तो नहीं हो रहा है कि इस बीमारी के अंदर मैं तुम्हें कुछ कहूं और तुम्हें टेंशन दूं। विवेक की मां और पिताजी बाहर कमरे के बाहर सुन रहे थे। विवेक को पता नहीं था। विवेक ने कहा, मैंने देख लिया ममता, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन तुम बीमार पड़ी। 8 साल में तुम कभी छोटी मोटी बीमारियों की तो तुमने परवाह भी नहीं की। पर शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारियों का अड्डा है। कब किसको कौन सी बीमारी हो जाए बोल नहीं सकते। तुम्हें पतली दस्ते और बुखार आ गया तो तुम मेरे परिवार को एक बोझ महसूस होने लगी। तुमने मेरे साथ 7 फेरे खाए हैं। 7 फेरे लिए जन्म जन्मांतरों के हम एक सूत्र के अंदर बंध गए हैं, पति पत्नी के रूप में। हमारी इस जीवन की डोर को कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती और तुम्हारे स्वभाव से मैं भली भांति परिचित हूं। तो मैंने आज एक निर्णय लिया है। मेरी अच्छी खासी पगार है, हम आज के आज एक 2 BHK खरीद सकते, इतनी हैसियत मेरी है। अब तुम यहां पे मत रहो, मेरे साथ चले चलो, हम अलग मकान में रहेंगे। मेरे से तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। ममता ने कहा, अजी आप कैसी बात करते हो? आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। मैं इस घर की बहू हूं, आपकी पत्नी हूं। आपके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा है, उनका बुढ़ापा है, वो किस किस के लिए करेंगे। और जिस दिन से मैं आई इसीलिए मैंने उनको कहा कि मम्मी आप अभी ज्यादा से ज्यादा समय अपने ससुर जी को, मतलब मेरे ससुर जी के पास व्यतीत करते जाओ। बचा हुआ समय आप भक्ति के अंदर, भजन के अंदर, मंदिर के अंदर जाकर व्यतीत करो, क्योंकि ये उनका बुढ़ापा है। और बुढ़ापे में भी हम यदि उनसे काम करवाएंगे तो विवेक, हमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। विवेक अपनी पत्नी की इस तरह से बातें सुन के तो आश्चर्यचकित हो गया। बाहर ममता के सास ससुर भी सुन रहे थे। उनके तो आंखों से आंसू टपकने लगे। सोचने लगे, ऐसी बहू
अरे जिसके साथ मैं इतना दुर्व्यवहार कर रही हूं वो मेरे बारे में क्या सोचती है। पश्चाताप के आंसुओं ने उसके किए हुए इस पाप को धो डाला। भागती हुई आई और अपनी बहू को अपने भुजाओं में आबद्ध कर बोलने लगी कि बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मुझे लगा जो बाहर से आई हुई रहती है बहुएं वे ऐसी ही होती है, थोड़े दिन तक काम करती है और अपना रुतबा जमाने के लिए सब कुछ धीरे 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 अपने कब्जे में ले लेती है, फिर बुढ़ापे में हमारी बहुत दयनीय हालत होती है। यही मेरी सोच थी, पर तुमने उस सोच को बदल दिया। दोस्तों, परिवार के अंदर यदि एक सदस्य भी अच्छे विचारों के अनुसार अपने जीवन को यापन करने लग जाता है तो उसके विचारों का प्रभाव घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर पड़ने लग जाता है। पर प्रश्न उठता है, ये तो समझदार बहू थी ममता, जिसने अपने ममत्व के कारण से पूरे घर को अंदर एक सूत्र के अंदर ही बांध रखा, घर के टुकड़े नहीं होने दिए। पर जिस घर में बहुएं कई बार अच्छी होती है पर सास ससुर भी उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते तो विचार आता है, आखिर स्त्री का घर कौन सा है, पिता का या पति का। जो अपना समझे वो तो सबको अपना समझने के लिए तैयार हो जाती है और अपने आप को चेंजेस भी कर देती है। पर सवाल फिर वही खड़ा की खड़ा रह जाता है कि आखिर स्त्री का घर, असली घर कौन सा है, ससुराल या पियर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सोचते रहिए पर अपने जीवन के अंदर सकारात्मक विचार लाकर सामने वाले के जीवन पर प्रभाव पड़े ऐसा आचरण अपने आप में जागरूक करेंगे तो हम कभी भी अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर उसके टुकड़े होने में कारगर नहीं हो पाएंगे। हम अपने उस घर को बचाए रखेंगे। एक मुट्ठी के अंदर घर परिवार दोस्तों आपस के विचारों के अनुसार ही चलता है। हम अच्छे विचार एक दूसरे के प्रति रखेंगे तो मैं समझता हूँ सचमुच में हम अपने घर को स्वर्ग बना डालेंगे। बहुत बहुत